This call is now being recorded. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी लास्ट क्लास वी डिस्कशन मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या रहता है उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि आप कभी भी जो न्यूक्लियस लेते हो उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो सेपरेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, सपोज 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो 8 है उनका, सेपरेटली आप मास कैलकुलेट करो और उसी न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करो, तो दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा। उनका जो डिफरेंस है वो मास डिफेक्ट है। और उसकी जो हमने फार्मूला ली थी, दिस वी टेक दिस फार्मूला मास डिफेक्ट के लिए, दैट यू डेल्टा एम दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। सपोज हाइड्रोजन के लिए लिया था, ये एग्जांपल हमने लिया था कि भाई एक्सपेक्टेड मास इतना है और मेजर्ड मास जो मिल रहा था वो ये है। ओके, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, उसका एक्सपेक्टेड मास, यू गॉट दिस रिजल्ट दैट विल बी 2.01649 AMU। और हमने ये रिजल्ट देखा था। और वहाँ पे आप जब माइनस करते हो तो इतना डिफरेंस ऑफ डेल्टा एम मिल रहा है, मास डिफेक्ट। और दिस मास डिफेक्ट कहाँ पे जाता है, मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, तो मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू दी बाइंडिंग एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब उसी को हमने ये फॉर्म में लिखा है, द मास डिफेक्ट इक्वल द एनर्जी दैट वाज रिलीज व्हेन द न्यूक्लियस इज पुट टुगेदर, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहिए इसे, तो हम लिख सकते हैं दैट विल बी डेल्टा एम विच इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो मेजर्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस ये है। तो आपको ये डेल्टा एम यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, ये एग्जांपल आपने लास्ट क्लास, डिटरमाइन द मास डिफेक्ट and the average binding energy per nucleon for an iron 56। तो आप कैलकुलेशन हमने देखा था कि डेल्टा एम जो आपको मिल रहा था वो 0.528, और जब एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो आप इसे ही एटॉमिक मास यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी कर सकते हो, या तो जूल में कन्वर्ट कर लो तो भी आप कर सकते हो। तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा था दैट इज़ 8.812 MeV। किसके लिए मिल रहा था, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। और हम कह सकते हैं दैट वी गोट फॉर अ, कौन से न्यूक्लियस के लिए हमने बात की थी, आयन के लिए, आयन 56। तो आप उसे देखोगे, आयन 56 के लिए इतना आपको एमईवी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हमने ग्राफ प्लॉट किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन वाई एक्सिस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द मास नंबर दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। अब उसे आप प्लॉट करोगे तो आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैंने होमवर्क भी दिया था, यू गो फॉर 5 अदर न्यूक्लियस और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना है आपको घर से। लाइटर न्यूक्लियस ले लो, फिर मिडल न्यूक्लियस। ओके, दिस यू कैन टेक लाइटर न्यूक्लियस, यू कैन टेक मिडल न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करो, और हैवियर जो न्यूक्लियस है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कैलकुलेट करो। तो आपको नीचर ऑफ ग्राफ ऐसे मिलेगा, दिस द रिजल्ट। ओके, तो एनीवन हैज ट्राई आउट, कैलकुलेशन किया, लाइटर न्यूक्लियस, मिडल न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस? प्रैक्टिस किया किसी ने घर पे? नहीं सर, टाइम कहाँ मिलता है भाई। थर्सडे लास्ट था हमारा सेशन, फिर आज 5 दिन हो गए। थर्सडे गिन लो, थर्सडे दोपहर से आप कर सकते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 डेज कंप्लीटेड। तो घर पे जो हम वर्कआउट दे रहे हैं कुछ अपने आप करिए, तो आपसे वो क्या हो, जो आपकी माइंड एक्टिविटी हो चलेगी कि हाँ ये ऐसा आता है, ये यूँ आता है, आपको समझ आपकी खिलेगी। बाकी इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, तो ये सब रेडीमेड बुक्स में भी दिया है। जब तक आप ये घर पे कैलकुलेशन नहीं करोगे देन यू कैन नॉट गेट एनी फील, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो वर्क हार्ड। ओके, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना। और लास्ट हमने ये डिस्कस किया था भाई ऐसा नेचर क्यों आ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगेन मास नंबर हम कर रहे हैं, ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अब हाउ वी कैन गेट, ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ये पूरा डिस्कशन हमारा रहेगा, ये सेशन 2-3 क्लास सेशन में ये रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ बी रेगुलर। जो स्टूडेंट्स आगे के सेशन में नहीं आए उसके लिए मैंने ये रिवीजन किया कि वो स्टूडेंट्स को नया ना लगे अभी। तो बी रेगुलर। नाउ वी गो फॉर दैट अदर टॉपिक।
ओके, आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है? ओके, तो increase the size, क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, ये ग्राफ देखिए आप कि यहाँ पे आपको जो प्लॉटिंग किया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये मैंने एक बार प्लॉट करके आपको बताया था, इसको कहते हैं सैगरी चार्ट। ओके, व्हाट वी कैन से, ये सैगरी ने डिफाइन किया था, उसे सैगरी चार्ट से जाना जाता है। ओके, अभी आप देखोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और आप प्लॉट करते जाओगे इनको। इफ़ यू आर प्लॉटिंग, यहाँ पे आप देखो इसकी, यहाँ पे पूरा ये नेचर दिया है, टाइप ऑफ डीके, कौन सी डीके पॉसिबिलिटी है। ओके, टाइप ऑफ डीके कौन कौन सा पॉसिबल है। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। हीलियम है, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। तो आप उनकी ये प्लॉटिंग करते जाओगे, ये लाइन जो लाइन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब इक्वल होंगे, तो ये ब्लैक लाइन है जो आपको, देखो मैं ब्लू मार्जिन से कर रहा हूँ, ये लाइन है। ओके, वेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, ये लाइन्स ये बता रहा है। अब आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के लिए मेजर करते जा रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 28 50 पे, तो आप देखोगे 28 यहाँ पे देखो तो उसके लिए कितने न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, 50 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। 50 नंबर पे आप देखोगे यहाँ पे 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उनके न्यूट्रॉन से 82, मतलब उससे आसपास और उनसे ज़्यादा। तो ये ब्लू रीजन, मतलब ये एक, यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे ब्लैक जो बता रहा है, यहाँ पर ब्लैक नेचर जो है, बेबी नेचर है। ओके, वो क्या बता रहा है, स्टेबल न्यूक्लियाइड, दिस वाज द स्टेबल न्यूक्लियाइड। ऑरेंज है बीटा प्लस, ये स्टेबल न्यूक्लियस, मतलब वो ना तो एमिशन, कोई डीके नहीं होगा वहाँ से, ये न्यूक्लियस जो है ब्लैक लाइन के वहाँ आ रहे हैं जो भी न्यूक्लियस, वो डीके नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर में बताया है, वो बीटा प्लस डीके होगा ऑरेंज कलर के लिए। ओके, एंड इफ यू गो फॉर द ब्लू कलर, ये जो रीजन है जहाँ पर ये ब्लैक लाइन से आप, यहाँ पर जो कोई फाइंड आउट हो रहा है न्यूक्लियस, जो भी ब्लैक लाइन से अपवर्ड, दे गोइंग फॉर बीटा माइनस एमिशन। येलो रीजन जो बता रहा है वो अल्फा एमिशन के लिए है। ग्रीन जो है वहाँ पर ये बताता है ये नेचर, दिस शोज द फिजन प्रोसेस। ओके, दिस शो द फिजन प्रोसेस। प्रोटॉन का डीके है इस रीजन में हो रहा है, प्रोटॉन का डीके यहाँ पर। ओके, न्यूट्रॉन का डीके यहाँ पे होगा, दिस पिंक कलर, पिंक कलर आप देखोगे तो न्यूट्रॉन डीके बता रहा है। तो ये कंसेप्ट से ये ग्राफ सैगरी चार्ट ने बताया कि भाई जितना नेचर में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उसको आप प्लॉट करोगे और उसकी आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो इस तरह का उनका बिहेवियर मिल रहा है। ये जस्ट गो थ्रू दिट, क्या मैं पूरा एक पिक्चर में यहाँ से सैगरी चार्ट से हम देख रहे हैं कि भाई डी के कौन कौन से न्यूक्लियर का ज़्यादा होगा, बीटा प्लस कहाँ से मिलेगा, बीटा माइनस कौन से न्यूक्लियस करेंगे या कौन से एलिमेंट करेंगे। देन इफ यू गो फॉर फ्यूजन प्रोसेस कहाँ पे होगा ज़्यादातर। ओके, प्रोटॉन कहाँ पे डी के होगा, तो ये सेगरी चार्ट से आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब ये सेगरी चार्ट के बाद जो हमने लास्ट ये डिस्कस किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगेंस्ट मास नंबर, तो उनके लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट वी गो फॉर दिस। ओके, यहाँ पे दोनों चार्ट आपको दो तरह के से दिए, देखो आप यहाँ पे ये मास नंबर हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस, लास्ट क्लास देखा, एंड ऑन वाई एक्सिस इन एमईवी आप नीचे देखोगे हाइड्रोजन H12 H13 हीलियम लिथियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब पिक्स बता रहा है। ओके, यहाँ पे उनका पिक्स आ रहा है। अब इफ यू गो फॉर हायर आयन के लिए, अब देखो आयन और यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सबसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है आयन की ज़्यादा, 8 के आसपास इतना। ओके, इफ यू गो द रियली मार्जिन यहाँ पर उसका मिल रहा है, जो हमने लास्ट क्लास कैलकुलेट किया वैसे ही मैंने बताया था कि आप लाइटर न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेट कीजिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
और मिडल न्यूक्लियस जो भी है आयन के आसपास और हेवियर न्यूक्लियस है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप प्लॉट करोगे, आप कैलकुलेट करके प्लॉट करोगे तो ऐसा नेचर आपको मिलेगा। ओके, इफ यू सी हियर, यहाँ पर भी ये क्लियर पिक्चर दिया है कि आपको नेचर्स आपको इस ग्राफ से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक दिया है कि ये फ्यूजन की ओर ज़्यादा बढ़ेगा, ये लाइटर न्यूक्लियस, और ये फिजन की ओर। ये एरो देखो इस तरह से बताए, फ्यूजन होने के बाद वो बड़े न्यूक्लियस बनेंगे, छोटे में से बड़े। अब फिजन में क्या होगा, ब्रेक होंगे तो वो लाइटर एलिमेंट में आ जाए। तो फ्यूजन का एरो इस तरह दिया है और फ्यूजन का एरो दिया, और ये देखो ब्लैक लाइन, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आयन के लिए बताया। इसीलिए हमारे अर्थ क्रस्ट में भी ज़्यादा आयन मटेरियल मिल रहा है, वो स्टेबल ज़्यादा है, वो डीके नहीं हो जाता, नए नए एलिमेंट्स को फॉर्म नहीं कर देता। तो स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, तो अर्थ क्रस्ट में हमें आयन एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। आगे वाले जो है वो कम मात्रा में मिलते हैं, और उसकी फ्यूजन प्रोसेस भी अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन भी कर सकते हैं, या तो आपको डीके होने के बाद वो नए एलिमेंट्स भी फॉर्म करते रहते हैं। ओके, तो अभी हमें ये देखना है कि भाई ये कंसेप्ट क्या है, किस तरह से आता है। अब क्वेश्चन पीपल को क्या हुआ था वो हमें पहले डिस्कस कर लेना। अभी तक इसमें आपको ये ग्राफ्स और उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू विल आस्क। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन है ये ग्राफ के नेचर्स के बारे में, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल गो फॉर देयर कंसेप्ट कि इसके कंसेप्ट क्या है, ये कैसे आता है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, और पीपल ने इनका सॉल्यूशंस कैसे लिया, कैसे मिला इनको। एनी क्वेश्चन? ओके, तो वी गो फॉर फर्दर डिस्कशन। एज ये ग्राफ आपको ये दिख रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या होगा हमें कि भाई ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और मास नंबर है। हमारे पास दो कंसेप्ट है, एक तो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, एक कंसेप्ट है हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, और एक है हमारे पास मास नंबर। दो कंसेप्ट पे ये ग्राफ का है, एक है हमारे पास मास नंबर, ये दो कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन क्या होगा कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और मास नंबर है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन between, what is the relation between binding energy per nucleon against और versus mass number, क्या रिलेशन होगा। ये आपको क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई हम ग्राफ देख रहे हैं, लाइटर न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा भी मिल रहा है, और कई एलिमेंट्स के लिए तो वेरी वेरी हाई मिल रहा है। जो ये पीक मिल रहा है, जहाँ जहाँ ये पीक मिल रहा है, जैसे हीलियम के लिए मिल रहा है, कार्बन के लिए मिल रहा है, ऑक्सीजन के वहाँ पिक मिल रहा है, तो ये पिक्स वेरी वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट दे रहा है। तो ये क्यों है हाई बाइंडिंग एनर्जी, फिर ये स्टेबल एलिमेंट मिल रहा है, आगे जा रहे हैं तो ये एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है। तो वैसा क्यों हो रहा है, व्हाट द रीज़न दैट। ओके, तो पीपल नाउ गोइंग फॉर डिस्कशन कि भाई हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ही कंसेप्ट उन्होंने अब डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द बोथ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पहले ये तो क्लियर आइडिया नहीं मिल सके हमें। अभी यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हम जब ग्राफ देख रहे हैं
तो वो इक्विवेलेंट तो नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट टू मास नंबर है। ओके, मतलब यहाँ पे ये कुछ यहाँ से इतना कंसेप्ट मिल रहा है कि जितने भी पेयर्स है वो इंक्लूड नहीं हो रहे बाइंडिंग एनर्जी में। नॉट ऑल पेयर्स include in binding energy, not all pairs include in binding energy of nucleus, binding energy of nucleus। ओके, अब ये कंसेप्ट क्या कहना चाहते हैं कि भाई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन से वो अपने आप एक दूसरे से पेयर बनाते हैं। ओके, तो ये सभी तो पेयर वहां पर होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी में इंक्लूड नहीं हो रही है। ओके, उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, लेकिन वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। वो कौन से फोर्स से इंटरेक्ट होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट हो रहे हैं। दे इंटरेक्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंटरेक्ट, और प्रोटॉन प्रोटॉन, ओके, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन हम के तो इंटरेक्ट बाय न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, इन फोर्सेस के रीजन से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर फोर्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि दे आर अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, अब शॉर्ट रेंज फोर्स होने के कारण क्या होगा कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उसके नियर बाई जो होंगे उसमें ही वो इंटरेक्ट करेंगे। जैसे हम कुलम फोर्स कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज कहीं भी हो कितने डिस्टेंस पे, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा, कोलम्बिक इंटरेक्शन। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अब शॉर्ट रेंज फोर्स को हमें एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ पर एक कंसेप्ट लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज कि भाई आपके पास न्यूक्लियस है और वहाँ पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हमने फिलअप है इन द न्यूक्लियस यूर। जो भी आप न्यूक्लियस ले रहे हैं, जस्ट वी टेक सम एग्जांपल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी हम ये सेंटर वाला प्रोटॉन सेलेक्ट कर लेते हैं। इफ यू टेक दिस प्रोटॉन, इफ आई टेक दिस सेंटर प्रोटॉन, ओके, ये सेंटर प्रोटॉन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उनका इंटरेक्शन देखोगे तो नियर बाय ही उनके इंटरेक्शन आप पाओगे। दिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दिस प्रोटॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर उनका न्यूक्लियर इंटरेक्शन मिलेगा, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये प्रोटॉन यहाँ पे पेयर नहीं बनाएगा, दूर के जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसके साथ आपको इंटरेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हम देखें कि भाई उनकी इंटरेक्शन पेयर फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर कितने पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, तब छोटा सा है हमारा न्यूक्लियस, उनकी साइज हमें पता है, इज ए वेरी वेरी स्मॉलर साइज। और एक दूसरे के वहाँ पर तो वेरी वेरी स्मॉल इंटरेक्शन है। एक तो फर्मी में है हमारा न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, चाहे आप आयन के ले ले तो यूरेनियम के ले ले तो अभी उनका पेयर से हम नहीं आंसर दे सर। पेयर इज नॉट सिग्निफिकेंटली इन बाइंडिंग एनर्जी, कि भाई इतनी पेयर होगी तो उतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ओके, तो वहाँ पर हाउ मेनी पेयर्स, पहले तो पेयर कितना बन रहा है वो हमारा क्वेश्चन होगा। ईच न्यूक्लियंस इंटरेक्ट विथ स्मॉल एन न्यूक्लियंस। अभी एक न्यूक्लियस है, ईच न्यूक्लियंस मतलब न्यूक्लियंस में प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन है। तो पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी पेयर्स वेर देयर, कितने पेयर है और कितनी पेयर बनेंगे। तो उनकी हम जनरलाइज फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। हाउ मेनी पेयर्स विल मेक इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ईच न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब आइदर अ प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन। तो ईच न्यूक्लियंस each nucleons interact with small n nucleons, small n nucleons। आइदर प्रोटॉन लेते हो या न्यूट्रॉन लेते हो, तो ईच न्यूक्लियंस इंटरेक्ट विद द स्मॉल एन न्यूक्लियंस। और हम कहें कि भाई ए न्यूक्लियन से हमें उसको कैलकुलेट करना है कि मास नंबर ए है,
तो आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, A stands for AN by 2, क्योंकि हर एक 2 बार काउंटिंग हो जाता है। इफ यू गो फॉर दिस फॉर्मूला, इक्वल टू AN by 2, उतने पेयर्स वहाँ पे फॉर्म होंगे। AN by 2 पेयर्स आर फॉर्मिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया है कि यहाँ पर काउंटिंग 2 बार हो जाता है। सपोज एक प्रोटॉन को हमने न्यूट्रॉन से काउंट कर लिया, अब सपोज वो दूसरा न्यूट्रॉन हम ले रहे हैं जिससे साथ काउंट कर रहे हैं, तो उसके साथ फिर से प्रोटॉन काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दैट विल बी AN by 2, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये क्या बता रहा है, सपोज हम पेयर का कंसेप्ट ले लेते हैं। तो पेयर कंसेप्ट क्या बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, ये कंसेप्ट बता रहा है। लेकिन एक्चुअली हमें ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब ये हम आगे डिस्कशन करें कि भाई हमने ग्राफ देखा, इफ़ यू शो द ग्राफ और सी द ग्राफ, यहाँ पे तो ऐसा कोई कंसेप्ट आ नहीं रहा। यहाँ से तो हायर आ रही है, फिर एक स्टेबल जा रहा है, फिर वो कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों, व्हाट द रीज़न दैट। सपोज हम देख रहे हैं कि उनका इंटरेक्शन देखे न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा, तो पेयर के कंसेप्ट पे तो ये आ रहा है, इस तरह से पेयरिंग बनेगा AN by 2। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर, ये कंसेप्ट आ रहा है। तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, कैसा क्यों, अंदर ऐसा क्या होगा कि जिससे ये हम ग्राफ प्रूव कर पाए, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, कि ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से तो ये मिल रहा है, बट एक्चुअली ग्राफ से हम देखें, फ्रॉम ग्राफ और फ्रॉम एग्जैक्ट रिजल्ट, ओके, आप जो भी देखना चाहो आप कैलकुलेशन करके आप ग्राफ प्लॉट करिए। फ्रॉम ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी इज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट इक्विवेलेंट टू ए, ये हमारा रिजल्ट नंबर। तो क्या रीज़न हो सकता है स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? एनी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन समझे आप? यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन? आप कुछ रेस्पॉन्स दो तो हमें पता चले कि आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। उत्कर्ष, हेलो उत्कर्ष, आपको क्वेश्चन समझ आया? दिव्येश, यस सर। क्वेश्चन आया समझ में? नहीं सर, उस क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं आया तो मैं पूछ तो रहा हूँ कि आपको समझ आया, नहीं आया तो बोलिए ना नहीं आया। ओके, फिर से यहाँ देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पूरी थियरी जो हमारी डेवलप हो रही है ये इसी ग्राफ के बेस पे हो रही है। अब मैंने कल लास्ट क्लास बताया था कि आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने एक एग्जांपल लिया था आयन के लिए। आयन के लिए हमें मिल रहा था 8 पॉइंट से ज़्यादा कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा था। ओके, अब आप उसे प्लॉट करिए हर एक न्यूक्लियस के लिए, तो हमारा रिजल्ट ये नेचर ऑफ ग्राफ कैसा मिल रहा है। आप देखिए कि स्मॉल लाइटर वेट न्यूक्लियस है, उसके लिए इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी आ रही है 0 to 2 के बीच में ड्यूटेरियम का, देन यू गोट फॉर ट्रिशियम, हीलियम के लिए बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ से ये सिर्फ 6 के ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो एग्जैक्ट उसकी नहीं अभी मिली नहीं है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयन के लिए हमें ये मिल रहा है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहला तो क्वेश्चन ये है। तो अब क्वेश्चन हमें ये है कि भाई इसका रिलेशन क्या होगा, तो ये मास नंबर से तो इक्विवेलेंट नहीं है,
ये तो ग्राफ से ही हम कह रहे हैं। तो चलो हम उसकी पेयर देखें कि भाई पेयर कितनी बनेगी। अंदर प्रोटॉन, सपोज हमने ये न्यूक्लियस लिया, एक न्यूक्लियस ले रहे हैं, उसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका हमें पेयर फाइंड करना है। तो हर एक न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, एक प्रोटॉन लेते हैं, उसका इंटरेक्शन काउंट करना है, तो कितना पेयर बनाएगा। 3 है, 3 पार्टिकल, तो उनके बीच में पेयरिंग क्या बनेगी। 4 पार्टिकल है तो 4 के बीच में पेयरिंग क्या बनेगी। तो आपको पेयरिंग से हम देखने जाते हैं, तो पेयर्स कैसे बनेगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ओके, एन, स्मॉल एन न्यूक्लियॉन्स, उससे हम डिफाइन कर रहे हैं, और ए इज द मास नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको काउंट कर रहे हैं ये प्रोटॉन को लेके, तो इसका इसके साथ एक बार काउंट हो गया, यहाँ पे काउंट हो चुका, फिर इसके साथ काउंट कर रहे हैं, इसके साथ इसकी पेयर बन रही है, इसके साथ बन रही है, इसके साथ पेयरिंग बन रही है, ओके। जब हम इसे कंसीडर करते हैं, इस पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को, तो ये फिर से यहाँ पे पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, और आसपास जो भी हो गया उसके साथ वो पेयरिंग करेगा। पेयरिंग 2 बार काउंट हो जाती है, तो एग्जैक्ट पेयर काउंट करना है तो हमें डिवाइड बाय 2 करना होगा, ओके। अब ये भी क्या बता रहा है कि एज पेयरिंग से हम देखने जाए कंसेप्ट, तो पेयरिंग क्या बताती है, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर। लेकिन ग्राफ का रिजल्ट बता रहा है बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर। तो वैसा क्यों, वो मास नंबर से क्यों प्रोपोर्शनल नहीं है, तो वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा उसका रिजल्ट, ये क्वेश्चन है। क्लियर? यस सर। Yes, क्लियर? ओके। बाकी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमारी अभी जो नई हम थियरी स्टडी करने जा रहे हो, ये क्वेश्चन के बेस पे पूरा डिस्कशन है यार। और अप टू दी लगभग ये 7-8 सेशन इसी पे रहेंगे हमारा क्वेश्चंस। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन और डाउट यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछिए। सर हाँ बोलो राकेश। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा तो उसमें हम वो कंटेक्स्ट में ले सकते हैं ना कि जो आयन के बाद के वाले जो भी एटम्स है, एलिमेंट्स, किसमें? तो वो आयन मोस्ट स्टेबल है ना, हाँ Fe। हाँ, तो उससे जो लाइटर एटम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मिल रही है, नहीं और उसकी आगे वाले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो आयन से तो कम ही मिल रहा है, और मतलब बाकी जो भी, उससे जो, हाँ, हाँ, उसके आसपास मिल और रहा है। हाँ, तो उसमें सर वो उनके स्टेबिलाइजेशन पे हम डिपेंड रह सकते हैं ना, जो कौन से कांस्टेंट मिल रहा है। स्टेबलाइजेशन पे? मतलब कि आयन के बाद के वाले जो एलिमेंट, अगर हम यूरेनियम लेते हैं तो उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। हाँ हाँ सही है। हाँ, तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं ना कि अगर हाँ वो इससे अनस्टेबल है, विजिट वो अनस्टेबल जब कब कह सकते हो ना, अनस्टेबल है कैसे कह सकते हो कि भाई ये बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग वो एनर्जी। मास डिफेक्ट कम होगा तभी तो वो स्टेबल रहेगा ना सर, मे बी। नहीं ऐसा नहीं, ये कंसेप्ट तो मास डिफेक्ट आप कैलकुलेट करो। सपोज आप लाइटर न्यूक्लियस का कर लीजिए, देन आयन का कर लीजिए, फिर आप यूरेनियम का कर लीजिए, तो मास डिफेक्ट जो है, ओके, उनके कंसेप्ट पे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एम जो मिलेगा, और वहाँ से आप EMU से आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लेके जाओगे, और उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो क्यों रहा है, ये क्वेश्चन हमारा है पहले, कि भाई ऐसा नेचर आ रहा है तो उसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या थियरी है। ये ग्राफ आ रहा है वो सही है कि उसकी मास डिफेक्ट ये मिलेगी, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका रिजल्ट 8 के आसपास मिलेगा, यूरेनियम का तो 8 से कम हो जाएगा इफ यू गो फॉर दिस, ओके, वो 8 से कम आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या हो रहा है पीपल को उस टाइम कि भाई ये रीज़न क्या है, सपोज हम भी पढ़ रहे हो और एज वी स्टडी दिस न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये रीज़न क्या है इनके पीछे, व्हाट द बेसिक फिजिक्स, क्या रीज़न होंगे उनके पीछे, ये हमारा क्वेश्चन है। कि उनका मेजर क्वेश्चन ये है कि ये नेचर क्यों आ रहा है, उसका पीछे क्या क्या फिजिक्स हो सकता है, क्या टर्मिनोलॉजी लेके हम उन्हें ये ग्राफ प्रूव करें थियोरेटिकली, ये प्रैक्टिकली ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। इफ यू टेकिंग द मास नंबर, डेल्टा एम कैलकुलेट कर रहे हो और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमें रिजल्ट
प्रैक्टिकल रिजल्ट ये मिल रहा है, या तो हम कहे उसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहो या प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, एक्चुअल डेटा। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये आ क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मास तो नंबर सर बढ़ते डीके जा रहा है, प्रोसेस। या तो बढ़ना चाहिए या तो कम होना चाहिए सबके। लेकिन कई कई न्यूक्लियस ऐसा बिहेव कर रहा है, कोई कोई न्यूक्लियस इस तरह से बिहेव कर रहा है, कोई कोई की तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी वेरी हायर मिल रहा है। तो उनके लिए हमें अभी डिस्कशन स्टार्ट करना है। एनी आइडिया अदर? सर शायद रिपल्सिव फोर्स की वजह से होता है सर ये। चलो, एक आइडिया है रिपल्सिव फोर्स, हाँ पॉसिबल है वो, लेकिन रिपल्सिव फोर्स होगा सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। अच्छा। सही है, चार्ज पार्टिकल के बीच में। हाँ तो सर। वो एक रिपल्सिव फोर्स का तो हम कंसेप्ट यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं थियरी में। सही है। एनी अदर? राकेश, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। हाँ, मतलब ये प्रैक्टिकल रिजल्ट तो आ रहे हैं हमारे, वो तो आपको मैंने बताया था कि थोड़ी कैलकुलेशन करके देखना, आपको अभी सेम नेचर मिलेगा ग्राफ का। अभी इसके पीछे थियरी क्या है वो हमें देखना है। कि चलो, एक रिपल्सिव फोर्स पूजन बता रहा है, बाकी क्या हो सकता है इफ़ यू थिंक। आप 2 मिनट में दे रहा हूँ कि सपोज आपको ऐसा नेचर ऑफ ग्राफ आ रहा है, न्यूक्लियस आपके पास है, लाइटर है, मिडल वेट न्यूक्लियस है, हैवियर है। तो अब क्या क्या उसके पीछे फिजिक्स हो सकता है कि ये नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा मिल रहा है। थिंक फॉर अ वाइल, 2 मिनट सोचिए, कुछ आंसर मिले तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी गो फॉर डिस्कशन। कौन कौन से फैक्टर होंगे आपको वो सोचना है कि कौन से फैक्टर्स हम इंक्लूड कर सके न्यूक्लियस के, कि जिससे हमें ये नेचर ऑफ ग्राफ प्रूव कर सके वहाँ। चलिए स्टूडेंट्स, किसी को कोई और आइडिया मिल रहा है क्या क्या कंसेप्ट हम ले सके और उसे प्रूव कर सके। ये नेचर ऑफ ग्राफ हमें प्रूव करना है, और ये इसे एग्जैक्टली प्योर थियोरेटिकली इसे हम नहीं प्रूव कर सकते, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डेटा भी हमें यूज़ करना होगा, तब जाके हम इसे प्रूव कर पाएंगे। चलिए, तो अभी कोई आइडिया हो या कुछ नया कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज वी गो फॉर डिस्कशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें ये जो पूरा ये कंसेप्ट था वो मैंने ये इसीलिए आपको राइज किया क्वेश्चंस, कि आप सोचने लगोगे भाई क्या हो सकता है न्यूक्लियस में ऐसा कि जिससे हम ये नेचर प्रूव कर सके, और कौन कौन से पैरामीटर पे ये न्यूक्लियस डिपेंड कर रहा है कि जिससे उसकी ये जो बिहेवियर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वो उस तरह से मिल रही है। उसका क्या क्या ऐसा नेचर, क्या रीज़न होगा। कोई स्टेबल है, कोई वेरी हैवी है, कोई मिडल वेट है, तो वहाँ पर वो कम होती जा रही है, और हायर मास नंबर पर और कम होती जा रही है। तो ये उनके लिए जो पहले तो हम उन्हें क्रेडिट जिसको जानी चाहिए, और उसी जो बंदों ने फाइंड किया उससे उसका नाम जो ये पूरा थियरी का अभी हम जो पढ़ेंगे वो ये प्रूव किया था वेज सर ने। ओके, वेज सर प्रूव दिस नेचर ऑफ ग्राफ। वेज सर, उसका पूरा नाम दिया है वेज सर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। ओके,
वेसर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। अब उन्होंने ये प्रूव किया था, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है लेकिन 1934 के आसपास। ओके, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं अभी पता है, लेकिन मुझे जब तक आई रिकॉल कि मैंने पढ़ा था तब मुझे याद है कि भाई वो 1934 के आसपास उन्होंने और उन्होंने और उनकी टीम मेंबर ने ये कंसेप्ट प्रूव किया है। और उससे आपको एग्जैक्टली वो पूरा नेचर मिल जाएगा। उन्होंने दो कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए। एक तो पहले क्लासिकल कंसेप्ट डिस्कस किया है, ओके, एंड सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे उन्होंने ये पूरा कंसेप्ट प्रूव किया है। तो फर्स्ट वी सी द क्लासिकल कंसेप्ट, न्यूक्लियस का जो बिहेवियर है वो पहले हम क्लासिकल कंसेप्ट आज डिस्कस कर लेते, देन वी गो फॉर क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट कि क्या उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब क्लासिकल कंसेप्ट में उन्होंने देखा कि भाई न्यूक्लियस है, ओके, अब न्यूक्लियस की हम साइज देख ले या उससे मास नंबर देख ले, उसका वॉल्यूम देख ले, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ का कंसेप्ट उन्होंने फर्स्ट लिया था एज अ क्लासिकल कंसेप्ट। वॉल्यूम वो देखना जा रहे हैं तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, वो डिपेंड ए से करता है। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन ए। ए क्या है? कैपिटल मास नंबर। तो ज़्यादा मास नंबर होंगे, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इफ ए इज लार्ज देन वी इज ऑल्सो दी लार्ज। वी का रिजल्ट वॉल्यूम भी आपको क्या मिलेगा? लार्ज मिलेगा। तो उससे क्या कंसेप्ट आ रहा है कि वो बाइंडिंग एनर्जी उसकी हाई होगी। इफ वॉल्यूम लार्ज है, ए लार्ज है, वॉल्यूम भी लार्ज है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो हायर। तो उन्होंने ऐसा पहला तो एक कंसेप्ट दे दिया कि बाइंडिंग एनर्जी जो मिल रही है वो किससे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए। ऐसा उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिया, ओके। दैट वी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप रिमूव करोगे तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा ए वी इंटू ए। उस तरह से उन्होंने डिफाइन किया। अब ये क्या कहना चाहता है? इफ़ यू गो फॉर दिस कि भाई यहाँ पर क्या होगा? ए लार्ज होगा, ए इज लार्ज, देन बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो हायर, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वो कंसेप्ट लेके ये बता रहे हैं कि इज हायर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज ऑल्सो हायर। फर्स्ट कंसेप्ट उन्होंने ये लिया वॉल्यूम के बेस पे, ओके। उनको कंसिडर किया लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेस पे कि भाई हमारा लिक्विड ड्रॉप है तो ड्रॉप जैसा होता है वहाँ पर उनका इंट्रैक्शंस और स्मॉलर न्यूक्लियस और हेवियर न्यूक्लियस को। तो ये लिक्विड ड्रॉप चैप्टर है उसी के बेस पे या इसमें ये थियरी आती है, वैसे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। तो फर्स्ट वॉल्यूम कंसेप्ट उन्होंने देखा। फिर वैसे ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई कहीं कहीं न्यूक्लियस में सरफेस का तो इंटरेक्शन रहेगा। अब उन्हें हम देखें कि भाई वो सरफेस इंटरेक्शन पे क्या कहना चाहता है। द सेकेंड ही डिस्कस फॉर सरफेस एनर्जी और सरफेस का इफेक्ट क्या रहता है फॉर सरफेस, डिस्कस फॉर सरफेस। तो सरफेस में उन्होंने देखा कि भाई एक न्यूक्लियस ले लेते हो, लाइट न्यूक्लियस और हैवी न्यूक्लियस। इफ़ आई ड्रो तो आपको कुछ थोड़ा पता चले। अभी मैं एक लाइट न्यूक्लियस ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कम दिखाई देगा। 2 मिनट। सपोज आप लाइट लाइट न्यूक्लियस ले लेते हो, आई विल गो हियर। अब लाइटर न्यूक्लियस में यहाँ पर उनके न्यूक्लियॉन्स है, ओके। ये न्यूक्लियॉन्स हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे इंटरेक्शन देखोगे आप, तो ये न्यूक्लियस का इंटरेक्शन इधर होगा, इधर होंगे, उधर होंगे, इस तरह से होंगे। यहाँ पे आप देखोगे। अभी इफ़ यू गो फॉर ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज इसे हम, ओके, और उससे हम कहते हैं ये सपोज मिडिल न्यूक्लियस ले ले क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नंबर हमने ज़्यादा ड्रॉ कर दिए। अभी हम उससे छोटा एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, लाइटर न्यूक्लियस की, जिसमें कम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे उसको इंट्रैक्शंस इस तरह से आ रहा है और ये न्यूक्लियॉन्स का यहाँ पे इंट्रैक्शंस है, आप देखो।
अभी आप देखोगे ये पिक्चर में कि ये जो बड़े न्यूक्लियस है उसके हमने प्लॉट किए और ये लाइटर है, वेरी वेरी लाइटर न्यूक्लियस, राइट हियर दैट इज फॉर लाइट न्यूक्लियस। तो ये क्या कंसेप्ट कहना चाहते हैं कि इनका इंटरेक्शंस हो गए वो वेरी लाइटर है, और सरफेस पे देखोगे तो आप यहाँ पे सरफेस पे काउंट करोगे, ये न्यूक्लियस को हम एक ड्रॉप लेते हैं एज ए स्पीयर लिक्विड ड्रॉप, सेंटर में एक है फॉर दिस, इफ यू गो फॉर दिस डिस्कशन, यहाँ पे सेंटर पे एक है और आसपास 1 2 3 4 5 6 है, सरफेस पे 6 है। अभी आप मिडल लाइट न्यूक्लियस से आप थोड़ा मिडल न्यूक्लियस पे आ जाते हो, सपोज ये मिडल M7 डिफाइन करते हैं, और उसके हैवी न्यूक्लियस हो तो H से डिफाइन करोगे, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है। तो यहाँ पे देखोगे कि भाई सेंटर पे एक है, उसके आसपास थोड़े और न्यूक्लियंस है, और देखोगे तो सरफेस पे आपको ये न्यूक्लियस मिल रहा है, यहाँ सरफेस पे आप देखिए ये सरफेस पर है, तो सरफेस पे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, और हेवी न्यूक्लियस में जाओगे तो और आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये क्या करती है सरफेस एनर्जी, सरफेस पे जो न्यूक्लियंस रहते हैं उसकी ये होल्ड कम करता है, उसके बीच के जो इंटरेक्शन है, जैसे कि सरफेस पे है तो ये सिर्फ एक के साथ, इसके साथ इंटरेक्ट करे, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो उसकी क्या होगी, जो उसके पेयरिंग जो बन रहे हैं सरफेस न्यूक्लियंस के वो कम बन रहे हैं, तो वो बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, कम कर देगी। जो न्यूक्लियस आप ले रहे हो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, सरफेस न्यूक्लियंस क्या करेंगे, सरफेस न्यूक्लियंस डिक्रीज दी binding energy, surface nucleons decrease the binding energy for particular nucleus। ओके, सरफेस न्यूक्लियंस क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी कम करता है, और वो सरफेस न्यूक्लियंस है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है कि कितनी कम कर रहा होगा, कैसे वो प्रोपोर्शनल होगा, तो हम उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। इफ़ यू गो फॉर द सरफेस, वहाँ पे डेंसिटी लो है, और हम उसे देखें कि सरफेस एरिया है, स्पीयर उन्होंने कंसिडर किया था, तो इफ स्पीयर, न्यूक्लियस स्पीयर आप ले लेते हो और सरफेस एरिया आप कैलकुलेट करते हो, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, एनीवन रिमेंबर सरफेस एरिया फॉर दैट, सरफेस एरिया किससे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर स्पीयर, एनीवन रिमेंबर, याद है किसी को, that you define in terms of 4 pi r square। ओके, r से वो प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखो सरफेस जो भी है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस, और डेंसिटी उसकी लो होगी, सरफेस एरिया हम डिफाइन करें 4 pi r स्क्वायर, और r जो अब कैलकुलेट करना है उसकी एक स्टैंडर्ड भी फार्मूला है रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, r0 है वो कांस्टेंट टर्म होगा, और दैट इज a⁻⁻⁻⁻। अब यहाँ पर आपको सरफेस जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ओके, तो r इक्वल टू r0 a⁻⁻⁻, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो विच इज इक्वलेंट टू सम कांस्टेंट टर्म रेज टू a⁻2/3, और वो कांस्टेंट को सरफेस कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का अभी हम फॉर्मूला देखेंगे, तो एक वॉल्यूम टर्म पे डिपेंड करता है, दैट इज कांस्टेंट AV इंटू A माइनस सरफेस एनर्जी का कांस्टेंट इंटू a⁻2/3। ओके, ये क्लासिकल कंसेप्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने लिया था वॉल्यूम के बेस पे, वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनल कैसे होगा, वेद सर ने फर्स्ट वॉल्यूम के लिए डिस्कस किया क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाता है वॉल्यूम। लेकिन जब हम सरफेस लेते हैं, सरफेस न्यूक्लियंस काउंट करोगे तो सरफेस का इंटरेक्शन कम होता है नियर बाई न्यूक्लियंस से। सपोज ये सेंटर वाला न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये सेंटर वाला जो है उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के साथ, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन सरफेस न्यूक्लियंस क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी कम करता है। तो एज द बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेज बाय द सरफेस न्यूक्लियंस, और उसकी फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो सरफेस एरिया इज गिवन एज 4 pi r स्क्वायर,
और आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू R0 a⁻⁻⁻⁻. आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे उनका जो कांस्टेंट है वो हम AS से डिफाइन कर रहे हैं. तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम टर्म AV इंटू ए माइनस AS इंटू a⁻²/3. क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया. अब थर्ड जो कंसेप्ट लिया उन्होंने, जो अभी पूजन ने आइडिया दिया था कि आप सर हम रिपल्सिव फोर्स वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन भी है. अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कूलम इंटरेक्शन होगा और ड्यू टू दिस कूलम इंटरेक्शन रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, वो भी बाइंडिंग एनर्जी कम करता है. तो वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे, वो कितना होगा, कितनी वैल्यू होगी. तो वेद सर ने एक थर्ड जो कंसेप्ट लिया था वो इंक्लूड किया था कूलम इंटरेक्शन. ओके, कूलम इंटरेक्शन वहाँ पर इंक्लूड किया. अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कौन सा फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन जो पेयर बनता है उनके बीच फोर्स कौन सा लगता है, कूलम्बिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स. अब रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, इफ ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा और वो रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज दी बाइंडिंग एनर्जी. रिपल्सिव फोर्स वो न्यूक्लियस का क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज दी बाइंडिंग एनर्जी फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियस, फॉर दैट न्यूक्लियस. वो बाइंडिंग एनर्जी कम कर देगा, सप्रेस करेगा. तो उसके लिए हम देखें कि इन बिटवीन द कौन कौन से है, उनकी क्या पेयरिंग बनेगी. प्रोटॉन प्रोटॉन के पेयर्स फाइंड करने हैं. तो पेयर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और उसके बीच में प्रोटॉन पेयर कितना बनेंगे. सपोज हमारे पास 3 प्रोटॉन है तो पेयर कितने बनेंगे, चलो मुझे कैलकुलेट करके बताओ. 3 प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस. हम लिथियम ले लेते हैं और उसके अंदर 2 प्रोटॉन है. सपोज हम हीलियम लेते हैं तो उसकी पेयरिंग क्या बनेगी, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ, दूसरा प्रोटॉन, पेयर तो एक ही बनेगा. इफ देयर विल बी 2 प्रोटॉन्स 1 पेयर, 2 प्रोटॉन्स तो पेयर कितना बनेगा, एक बनेगा. 3 प्रोटॉन से तो कितना बनेगा, चलो आपके लिए क्वेश्चन है. 3 प्रोटॉन है तो कितनी पेयर बनाएगा, 2 पेयर. 2 पेयर्स. ओके, चलो ये आंसर किसने दिया, सर मैंने. ओके पूजन, गुड. चलो फिर हम कैलकुलेशन करके देखें. यहाँ पर आपने 2, कृपा बेन सही बताया आंसर, लाखानी कृपा. तीन प्रोटॉन है तो पेयर कितनी बनेगी, सर एक ही बनेगी ना, कितने बनेंगे, एक मीना ही बेन पेड़ बनेगी. एक ही पेयर बनेगी. ओके चलो, इनका आंसर है 1, पूजन का आंसर 2. कृपा बेन आप सुन रहे हो, ओके. मयंक, भाई इसमें क्या आप दिख नहीं रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, सुन रहे हो, पता नहीं चलता. मयंक आपको सुनाई दे रहा है, हाँ सर. हाँ कितना पेयर बनेगा, 3 प्रोटॉन है तो 8 सर. कितनी, 8. 1 या 2, 8. 1. ओके, फिर कौन अभी इसे पूछे हम ये क्वेश्चन, चिराग से पूछते हैं. चलो चिराग, कितने पेयर बनेंगे, एक बनेगा ना सर. 1 बता रहे. राकेश, राकेश कितना पेयर बनेगा, हेलो हाँ कितनी पेयर बनेगी यार, सर, एग्जैक्टली पता नहीं,
क्योंकि मुझे तो दोनों नहीं आंसर में पता डाउट है। किसमें? ये एक वन और और दो दोनों एक और में? दो बोले ना। हाँ। ये समझ आया, 2 प्रोटॉन में एक पेयर बनता है। हाँ सर वो सही है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच पेयर बनेगा ना, दोनों का बस रिपल्सन वाला एक। अभी देखो मैं यही तभी। एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना पेयर बनेगा 3 प्रोटॉन के लिए, फिर आप तुरंत आंसर दोगे। 1 मिनट। ओके, जैसे भाई स्टूडेंट्स हम 2 प्रोटॉन ले रहे हैं, एक प्रोटॉन और उसका यहाँ पर दूसरे प्रोटॉन, तो एक पेयर तो ऐसे बनाएंगे। ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन जो ले रहा है, इफ आई शो द डिफरेंट कलर तो आपको कुछ, ये जो प्रोटॉन ले रहे हैं पहला प्रोटॉन, ये फर्स्ट नंबर, ये पेयर बनाएगा फर्स्ट पेयर, फिर ये प्रोटॉन फिर से इसके साथ पेयर बनाएगा। ओके, तो सेकंड पेयर ये बन रहा है, तो इस इन दोनों के बीच में काउंटिंग 2 बार होगा। ये प्रोटॉन यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, फिर से ये प्रोटॉन 2 बार काउंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1+1 2 और डिवाइड बाई 2 2 बार काउंटिंग हो चुका है, इसलिए इसके बीच में बन रहा है एक पेयर बन रही है, 1 पेयर, उसे पेयर कहते हैं यहाँ पर। ओके, अब मैंने 3 प्रोटॉन लिए, अब ऐसे ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए कि भाई हमने एक प्रोटॉन ले लिया, फिर सेकेंड प्रोटॉन और फिर थर्ड प्रोटॉन। अब इसके बीच में कितने पेयर्स बनेंगे वो मेरा क्वेश्चन है। तो ये पहला, हम पहले नंबर का ये ले लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे एक इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ, तो ये बन गई 2 पेयर। ओके, ये 2, देन फिर से ये प्रोटॉन क्या होगा, P2, ये P1 P2 के साथ, P1 P3 के साथ, और P2 क्या करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, P2 P3 के साथ। क्लियर दिस? ये P1 P2 के साथ, P1 P3 के साथ और P2 P3 के साथ। यहाँ पे आप देखोगे तो वो 3 पेयर बना रहे, ये फर्स्ट पेयर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम कह सकते हैं इन्हें कि 3 पेयर्स वेर फॉर्म्ड। ओके, जब 2 प्रोटॉन ले रहे हैं एक पेयर बन रहा है, 3 प्रोटॉन ले रहे हैं तो 3 पेयर बन रहा है, 4 प्रोटॉन ले रहे हो ऐसे 10 प्रोटॉन, 92 प्रोटॉन्स यूरेनियम में। तो उसकी कुछ जनरलाइज फार्मूला हमें बनानी होगी, और जब हम ये कंसेप्ट देख रहे हो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जनरलाइज फार्मूला बनाना आ रहा हो तो बना दीजिए। यहाँ पे 3 पेयर बनेगा। आंसर 1 जिसने दिया था, जिसने 2 दिया था, वो क्लियर कर लेके, 3 प्रोटॉन है तो एक P1 P2 के साथ, P1 P3 के साथ और P2 P3 के साथ 3 पेयर बन रही है। क्लियर? यस ये सर। करण मोदी कौन है? हमारे क्लास में है करण मोदी कोई? नहीं नहीं सर, वो बीएससी वाला लगता है मुझे। हाँ, बीएससी वाला लगता है मुझे, क्योंकि उसमें एक मोदी है। बीएससी वाला है ना? हाँ। ओके, हाँ ओके, चलो ये कैंसिल करें। हाँ कोई बात नहीं, चलो ये समझ आया पेयरिंग का कंसेप्ट। पूजन क्लियर हुआ? हाँ सर, पता चली। चिराग? हाँ सर। हाँ, तो उसकी अब जनरलाइज फॉर्मूला बना दो। सपोज आपके पास 90 प्रोटॉन है, तो कितनी पेयर बनेगी? 50 प्रोटॉन है, 100 प्रोटॉन है, जनरलाइज उसका एक बना दो फॉर्मूला, जिसे मिल जाए आंसर देना, जनरलाइज फॉर्मूला। ये प्रूव होनी चाहिए, 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, अभी 4 प्रोटॉन ले लो, 10 प्रोटॉन ले लो, तो अब इतनी पेयर आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो कुछ अब मैथ्स अप्लाई करो, जनरलाइज फॉर्मूला बना दो। उत्कर्ष आंसर मिला?
चलो फटाफट बता दो, फिर हम लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर ले इसका। भूमि बेन, n/2 + 1 सर। n/2 + 1, चलो हम लिखते हैं। उत्कर्ष आंसर दे रहा है n/2 + 1, यही ना? यस सर। हेलो, यस सर। उत्कर्ष सही है? यस मतलब सर। हम लिख सकते हैं ना कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन है z/2, उसको थोड़ा हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है z प्रोटॉन्स, तो उसको हम लिखे कि भाई z प्रोटॉन्स है तो उसके लिए z/2 + 1, यही आप कहना चाहते हो ना? यस सर। विच इज इक्वल टू पेयर। चलो हम चेक कर लेते हैं ऊपर का। सपोज आपने लिया था 2 प्रोटॉन, इफ z इक्वल टू 2, ओके, तो 2/2 + 1, तो आंसर मिलेगा 2। अब z इक्वल टू 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं तो 3/2 + 1, ओके, 3/2 + 1 क्या होगा? 1.5 + 1, ये आंसर तो गलत आ रहा है, 2.5। सर और ये भी आंसर गलत आ रहा है, z इक्वल टू 2 ले रहे हो तो आंसर 2 मिल रहा है, ये आंसर भी नहीं मैच हो रहा, ये भी नहीं मैच हो रहा। सर हाँ बोलिए हेलो बोलिए। सर, ए हाँ बाई बोलिए। टू a/2, 2 a मतलब वहाँ पे क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अभी हम प्रोटॉन पे ही फाइंड करना है, अभी हमें न्यूट्रॉन का कुछ इंक्लूड नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो कुलुम इंटरेक्शन तो हम नहीं कहते शॉर्ट रेंज के आसपास 2 ही प्रोटॉन में लगेगा, उसके न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगी ही। तो पेयर कितनी बनाएंगे? सपोज 10 प्रोटॉन है तो पेयर्स टोटल कितना होगा? उसके लिए जनरलाइज फार्मूला चाहिए। एनी अदर? रूपा बेन बोलिए, आंसर बताएं इनका। हाँ सर। पेयर कितना बनेगा? कुछ जनरलाइज फार्मूला पता है कैसे हम इसे, जैसे कि 2 प्रोटॉन है तो 1 पेयर आ रहा है, 3 प्रोटॉन है 3 पेयर बन रही है, 10 प्रोटॉन है तो कितनी पेयर बनेगी? उसके लिए जनरलाइज फार्मूला बनाना है कि ये प्रूव हो जाए। तो सर ओनली एन ही रहेगा ना? ओनली एन? तो फिर n+1 नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर ओनली एन होगा, नहीं तो n/2 ही मुझे तो लग रहा है सिर्फ। करके रखो, n/2 रख लो, z, हाँ n/2 कर दीजिए, तो पर प्रूव हो फिर रहा भी है, सर हमें ये हाफ रिजल्ट सही आ रहा है। नहीं आएगा, क्योंकि सर अगर थ्री थ्री प्रोटोन है तो 3/2 तो 1.5 होगा ना, तो फिर आधी पेयर थोड़ी बनाएगा। 1.5 हो जाएगा, वो इसलिए नहीं मुझे तो बनाएगा। सिर्फ एन ही लग रहा है कि जितने प्रोटोन हो गए उतनी पेयर्स बनेगी। जितने प्रोटॉन होंगे उतने पेयर? नहीं ऐसा सर, नहीं। नहीं सर, नहीं होगा। अब आप 4, ऐसा 4 प्रोटॉन है तो आप काउंट करोगे, 4 प्रोटॉन के लिए करके देखो 6 पैर तो बनती है। कितने नंबर ऑफ पेयर मिला। हाँ वो 6 पेयर बनती है, सही है इनका आंसर। हाँ 4 प्रोटॉन लेके देखो स्टूडेंट्स, इफ यू टेक 4 प्रोटॉन्स आपको 6 पेयर्स मिलेगा। चलो और लिख देता हूँ मैं, इसके लिए आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। आप इफ यू टेक द प्रोटॉन 4 प्रोटॉन्स, और अब उसके लिए आप पेयर काउंट करोगे ना तो पेयर मिलेगी, 6 पेयर बनेगी 4 प्रोटॉन के बीच, 6 पेयर। तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई 2 प्रोटॉन लिया तो 1 पेयर बन रही है, फिर 3 पेयर बन रही है, फिर 6 पेयर बन रही है। जनरलाइज फार्मूला बनाना है।
सर n into n-1/2। हाँ देखो ये बंदा कुछ लेके आया, अपने आप फाइंड आउट किया या कुछ सर्चिंग किया? नहीं नहीं सर, अपने अपने आप आप। किया? हाँ सर। हाँ क्योंकि उत्कर्ष क्लास में भी ऐसे मैथ्स में अपनी गैसिंग करता रहता है। अच्छा है, गुड। उन्होंने बताया n इंटू n-1/2 हम z ले लेते हैं, z इंटू z-1 होल डिवाइड बाय 2। ओके, और उतनी पेयर्स बनेगी। ये बात तो उनका, ये फॉर्मूला सही है। अब आप उसे रख दीजिए, z इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो और ऊपर के फार्मूला में रख दीजिए z इक्वल टू 2। तो पेयर्स कितना बनेगा, 2 माइनस 1 तो 1, और 2/2 1 पेयर। इफ z इक्वल टू 2 देन देर विल बी पेयर जो आपकी बनेगी वो 1 बनेगी। z इक्वल टू 3 ले लीजिए वही फार्मूला में, तो 3 माइनस 1 2, 2/2 1, और z 3 है तो वहाँ पे पेयर कितनी बनेगी, 3 आ जाएगी। इफ z इक्वल टू 4 तो 4 इंटू 4-1/2, तो 4 इंटू 4-1, 4-1 3, 4 इंटू 3 12, 12/2, पेयर कितना बन जाएगा, 6। ये कंसेप्ट सही है। तो अभी ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो पेयरिंग हो रही है, ये मैंने क्यों इतना डिस्कस किया कि आपको पेयर में कहीं कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे हम पेयरिंग आते ही रहेगी हर जगह पे। तो पेयर्स का ये कंसेप्ट है, एक पे 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, 50 प्रोटॉन है, तो आप सिर्फ ये फार्मूला लगाना है, z इंटू z-1/2, उतने पेयर्स बनेंगे। अभी हमारा यही डिस्कशन था, हमें वेचर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कूलम्ब इंटरेक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब उसकी हमें फॉर्मूला बनाना है कि कूलम्ब इंटरेक्शन क्या होगा, तो वेद सर ने पहले तो पेयर फाइंड कर लिए, तो पेयर का फॉर्मूला मिल गया z इंटू z-1/2 पेयर। ओके, ऑल पेयर्स कंट्रीब्यूट फॉर बाइंडिंग एनर्जी, सभी पेयर्स के बीच में कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा बाइंडिंग एनर्जी के लिए। अब कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमें यहाँ पे रखना है। एक तो रिपल्सिव हमने देखा फोर्स लगता है, अब कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखें, तो कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे 2 प्रोटॉन के बीच या 6 प्रोटॉन के बीच, वो 1/r के बेस होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी 1/r के बेस पे कूलम्बिक पोटेंशियल आप देख सकते हो। दैट विल बी कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला भी पता है, 1/4πε0 Q/r। अब यही कंसेप्ट लेके यहाँ पे देखें, r का लिए हम कंसेप्ट लेते हैं 1/r है, तो r इज रेडियस और r इक्वल टू r0 e⁻1/3। अब इसका फाइनल फार्मूला यहाँ पे आपको बन जाता है, इफ़ यू सब्सटीट्यूट होल टर्म, पेयरिंग ले लेते हो कंसेप्ट, फिर आप पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ले लेते हो, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा, हम एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं r0, और दूसरे जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं उसको कांस्टेंट हम ये रख देते हैं ac सेट इंटू z-1, ओके, और डिवाइड बाई 2 भी जो लिया था वहाँ पर, दैट विल बी गोइंग टू दिस कांस्टेंट टर्म एंड e⁻1/3, क्योंकि 1/r से पोटेंशियल में है e⁻1/3। अब इसको हमें जनरलाइज फार्मूला में रखना है, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्कस किया था। एक तो वॉल्यूम टर्म से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू AV इंटू ए। सरफेस टर्म हमने देखा, सरफेस टर्म का जो कांस्टेंट है AS e⁻2/3 माइनस AC इंटू z-1 डिवाइड बाई e⁻1/3। ये पूरा क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से इतना ही पहले उन्होंने डिस्कस किया। अब आप ये सब टर्म ले लो कोई भी न्यूक्लियस के लिए और ग्राफ प्लॉट करो, तो आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी मिल जाएगा आपको। फिर उसका प्लॉटिंग करोगे तो जो नेचर है, जो हमने आगे डिस्कस किया, ग्राफ का जो नेचर है, वो ऐसा तो एग्जैक्ट नेचर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कैसी लाइन मिलेगी, यू गॉट सम स्ट्रेट लाइन हियर इफ यू प्लॉटिंग द ग्राफ। ये सिर्फ 3 टर्म लेके देखोगे ना, और उसको अपलोड करोगे ग्राफ में, तो आपको कुछ एज ए एग्जैक्ट ये वॉल्यूम टर्म लोगे,
तो एक सीधी सी लाइन मिलेगी। सरफेस टर्म आप इंक्लूड करोगे तो थोड़ा सा ये नेचर ऐसा डिक्रीज आ रही है, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। ओके, ये तरह से भी मैं इसे कंप्यूटराइज ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 मिनट, आपको मैं ड्रॉ करके ही बताता हूँ। ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए, उन्हें सपोज आप ड्रॉ करोगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, दैट वी हैव टू सी। ये 3 टर्म लेके आप उन्हें प्लॉट करोगे, प्लॉटिंग द ग्राफ। ओके, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। यहाँ पे उसे आप प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस मास नंबर और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। वॉल्यूम टर्म से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, दैट इज फॉर वॉल्यूम एनर्जी टर्म। वी से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सरफेस आप इंक्लूड करोगे, वॉल्यूम टर्म माइनस सरफेस एनर्जी टर्म, तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम आएगा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होता जाएगा, तो आपको उनकी ये कुछ ऐसा नेचर मिलेगा थोड़ा सा। और आप कोलम्बिक टर्म भी होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है वो भी बाइंडिंग एनर्जी कम कर रहा है, तो उससे भी नेचर देखोगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा ऐसा नेचर मिल रहा है। लेकिन एग्जैक्टली हमारा जो नेचर है, जैसे कि ये नेचर आ रहा है कि भाई थोड़ा अपर पार्ट और फिर डिक्रीज हो रहा है, ये एग्जैक्ट नेचर नहीं मिल रहा है। यहाँ से थोड़ा तो प्रूव हो जाता है कि हाँ 3 कंट्रीब्यूशन तो हमने देखे, वॉल्यूम टर्म का, सरफेस टर्म, कोलम्बिक इंट्रैक्शंस, तो ये 3 इंट्रैक्शन क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उससे थोड़ा ऐसा नेचर तो आ जाता है। वॉल्यूम टर्म देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो 14 से हायर मिलेगा, वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम से कैलकुलेट कर रहे हो। सरफेस एनर्जी टर्म करोगे तो और कम आएगी। जब आप ये कोलम्बिक इफेक्ट भी वहाँ पे इंक्लूड करते हो तो थोड़ा सा ऐसा नेचर मिल जा रहा है, लेकिन अभी वो एग्जैक्ट प्रूव नहीं हुआ, ये सिर्फ क्लासिकल कंसेप्ट हमने लिया। अब हमें थोड़ा वहाँ पर उन लोगों ने क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन से और ऐड किया क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर पूरी कैलकुलेशन देखी, तो जाके उनको थोड़ा नेचर अच्छे से मिल रहा है। और क्वांटम मैकेनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ एनी क्वेश्चन हियर, एनी क्वेश्चंस, समझ आया? सुकन, हेलो। समझ आया? ओके, एनी स्टूडेंट्स, एनी हैज क्वेश्चन? कुछ हो तो पूछिए। मयंक, ओके मयंक सुन रहे, अच्छा है बात। कृपा बेन, एनी क्वेश्चन? ओके, अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अभी अब तब तक हम अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। गो फॉर अटेंडेंस। अभी हम रिकॉर्डिंग इनका स्टॉप कर देते हैं।